तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मंक। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा। क्लास 11 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 12। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और उसका ये पार्ट नंबर है थर्ड। ये चैप्टर 3 का हमारा आखिरी वीडियो है। और इससे पहले जो दो वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, क्लास 11 अकाउंट्स डिटेल करके है, वहां पे आप देख सकते हो। तो हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है ये समझा, फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, फिर अदर अकाउंटिंग एजम्पशंस देखा हमने, जिसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूल, ये हमारे तीनों फंडामेंटल है। और उसके अलावा फिर हमने बात किया था कि तीन तीन चार टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस उसमें होता है। फिर बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स हमने देखा था पिछले वीडियो में। और आज अब हम क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? ये भी एक तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, राइट? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू, जो गैप हमारा था, गैप उसमें क्या क्या होता था, रेफर्स टू कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स का हम आज बात करने वाले हैं। स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स दैट बिजनेस एंटिटीज मस्ट फॉलो व्हेन इट प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फर्म या कंपनी जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी और प्रेजेंट करेगी, प्रिपेयर करने का मतलब कि बनाना, और प्रेजेंट करने का मतलब कि फॉर्मेट है उसमें उसको फिल इन करके सामने वाले को सबमिट करना, जिस जो भी यूजर्स है उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो गैप का ही एक कंस्टिट्यूएंट होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनका यूज कहाँ होता है? कम फर्म जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसके प्रिपरेशन में, बनाने में और उसको प्रेजेंट करने में यूज किया जाता है। दे आर अकाउंटिंग रूल्स and procedures relating to measurement, recognition, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement। यानी कि ये कुछ रूल्स बताता है, प्रोसीजर बताता है, रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू द मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेट। इन चीजों के बारे में वो बात करता है। तो देखो, अभी आपको ना कई टर्म्स ऐसा लगता होगा, देखो मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आपको, आप आगे जब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, ये सारे चैप्टर्स आपके पास रहेंगे, चाहे आप सीए करो, सीए के सेकेंड स्टेज, सीए इंटरमीडिएट में चले जाओ, सीए फाइनल तक भी बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या। ये आप याद करने का कोशिश ज्यादा मत करो, बस इसको आपको समझना है कि आखिर ये होता क्या है, राइट? चलिए, तो ये चैप्टर आपके लिए उतना ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करना मेरे हिसाब से जरूरी है, बाकी आपको जो मर्जी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट द क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा गाइडलाइन, ऐसा रूल रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो क्रेडिबल होता है। क्रेडिबल मतलब कि लोगों का भरोसा बढ़ता है उस पर, ठीक है। The objective of setting accounting standard is to bring uniformity। अभी स्टार्टिंग से ही हम बात करें, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना, ताकि कि यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी। यानी जो भी हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो चीज प्रिवेल कराएगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉस ऑफ द कंट्री। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है ना, एक इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट डिफर करेगा। तो जैसा इन्वायरमेंट है किसी कंट्री में, उस हिसाब से उस कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर। यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरी इन नेचर होता है।
वैसे मेरे हिसाब से मैंडेटरी और ऑप्शनल दोनों ही होगा, राइट। मैंडेटरी भी हो सकता है और कुछ ऑप्शनल भी हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव ऑल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो चेंजेबल है। अगर इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उस हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी चेंज किया जाता है, यानी उसमें ऑप्शन है कि अपने आप को चेंज कर सके वो, मतलब खुद नहीं, मतलब जो भी अभी आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होता है वो उसको इशू करता है, तो मतलब चेंज का ऑप्शन है, वो चेंज कर सकते हैं। तो accounting standard have also been made flexible in the sense that where alternative accounting practices are acceptable, an enterprise may adopt any of the practice with suitable disclosure। यानी अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जहां पे कि फर्म को मोर देन वन ऑप्शन मिल रहा है, तो वो फ्री है कि वो जो भी प्रैक्टिस ऑप्ट करना चाहती है ऑप्ट कर ले, बस डिस्क्लोजर दे दे। देखो ये डिस्क्लोजर वर्ड हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। तो डिस्क्लोजर का मतलब सिंपल सा यही होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देना कि हमने क्या किया है, और वहां पे रीजन भी दे दो, अगर रीजन भी वैलिड बनता है तो देना बनता है, तो रीजन भी दे दो कि हमने ये वाला क्यों चूज किया और दूसरा वाला क्यों नहीं चूज किया। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी हो गया, यही सब तो ऑब्जेक्टिव है। ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराना, फिर कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड कराना, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराना, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद एम टू एलिमिनेट देम एंड टू एक्सटेंट पॉसिबल, देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। यानी कि देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाया जाता है ना, तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जहां पे ऑप्शन अवेलेबल है फॉर अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना, तो वो एक रूल बता देता कि अगर आपका सिस्टम ऐसा है तो ये वाला फॉलो करो, ये है तो ये फॉलो करो, यानी ऑप्शंस को कम करने का कोशिश करता है। ठीक है, चलिए। मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद एम टू एलिमिनेट देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि कि क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा तो सब लोग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे और कंपेरेबिलिटी पॉसिबल हो पाएगा, और लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में इजी होगा। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। अभी हमने बात किया कि कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके वजह से दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। अगला हमारा इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके थ्रू लोगों का भरोसा बढ़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लोगों बोले तो जिन यूजर्स को हम प्रोवाइड कराते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका फेथ बढ़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पीछे हमने देखा क्या, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है, रेलिवेंस प्रोवाइड कराता है, कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा को रेगुलेटरी अथॉरिटी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज इन दैट कंट्री। तो इंडिया में अकाउंटिंग बॉडी कौन है? अकाउंटिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन कराता है? तो वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको ICAI भी बोलते हैं। और ये वही इंस्टीट्यूट है जिनको सीए बनना होता है वो इस इंस्टीट्यूट के थ्रू कोर्स करते हैं और उनके एग्जाम्स पास करते हैं। इन इंडिया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो भी नोट्स है, अगर नोट्स आपको मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना और वहीं से डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर लेना। अब जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना, किसने फॉर्मुलेट किया? और ये फॉर्मुलेट किया इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। अकाउंटेंट्स एडहेयर टू द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है वो
इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इशूड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अभी हमने बात किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है ना, जहां बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है ना, वहां पे फिक्स कर देता है कि इन सिचुएशन में आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, इस सिचुएशन में आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो लोगों के पास चॉइस का कमी हो जाएगा, अकाउंटेंट्स के पास चॉइस लिमिटेड हो जाएगा। तो अब ये चीज स्टैंडर्डाइज होगा ना, तो कंपेरेबिलिटी आपके लिए इजी हो जाएगा। दो कंपनीज के बीच कंपेयर करना इजी हो जाएगा। फिर अगला है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन और बात करते हैं हम कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय whom, issued by the government with the support of the regulatory bodies। रेगुलेटरी बॉडी बनाती है और गवर्नमेंट का ही तो एक बॉडी है ना, ऐसा समझो आप, ठीक है। इशू कौन करता है? गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। और रेगुलेटरी बॉडी कौन है? एक तो आईसीआई फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट कराएगा, लेकिन बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे एमसीए। देखो इंडिया में जो कंपनी से रिलेटेड कंपनीज अफेयर्स यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, शॉर्ट में इसको एमसीए बोलेंगे। तो गवर्नमेंट इशू कराती है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसके हेल्प से? हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट्स इन कंसल्टेशन विद नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएफआरए। यानी कि देखो अगर अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह के एंटिटीज पे लग सकता है, एक कॉर्पोरेट एंटिटीज, दूसरा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटी बोले तो कंपनीज, नॉन कॉर्पोरेट मतलब अदर देन कंपनी। तो अभी मैंने बताया कि जो भी कंपनी से रिलेटेड काम होगा वो कौन बीच में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी को अगर कंपनी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कराना है तो वो किसके थ्रू होकर जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और किससे कंसल्टेशन लिया जाएगा? एक और अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए, नफरा। तो फिर से मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए, इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट्स। यहाँ पे याद रखना कि किसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट्स के लिए, यानी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। इन कंसल्टेशन विद नफरा यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कवरिंग दी फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट इन दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन से चीज कवर करता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में? उसका रिकॉग्निशन, उसका मेजरमेंट, उसका प्रेजेंटेशन और उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, ये सब बताता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी हम बार बार यही चीज पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव या प्रैक्टिसेस के ऑप्शंस जो अकाउंटेंट्स के पास अवेलेबल है उसको मिनिमाइज करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, ताकि कि हमें कंपेरेबिलिटी पॉसिबल हो पाए और यूजर्स बढ़िया से कंपैरिजन कर पाए कंपनीज टू कंपनीज या फर्म टू फर्म। Accounting standards reduce the accounting alternative in the preparation of financial statement, thereby ensuring comparability of financial statement of different enterprises। देखो ये चैप्टर आपको 100% बाई हार्ट याद करने का जरूरत नहीं है, समझ लो, समझने का कोशिश करो आप इनको, ठीक है। हर चीज याद मत करना, क्या ज्यादा याद करने का जरूरत है वो मैं आपको बता दूं। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन आप देख लेना, इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर आगे मैं अभी बताऊंगा कि कॉर्पोरेट के केस में क्या होता है, फिर नॉन कॉर्पोरेट के केस में क्या होता है। तो जो याद करना है वो मैं अभी आपको बता दूं। अब बात करते हैं आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर यानी इसने एक स्टैंडर्ड बोर्ड बना के रखा, जिसका क्या नाम है? एएसबी। क्या बोलते हैं इसको? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी बोलेंगे। क्या काम है उसका? यानी आईसीआई ने एक अलग से अपना विंग बना दिया, किस चीज, क्या नाम है उसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे काम करना, नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। तो एएसबी का क्या काम है? टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ अकाउंटिंग
वेयर ऑल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस वेयर फॉलो। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या कराता है कि जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसको मिनिमाइज कराता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी का पहला ही काम यही है कि पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कौन से ऐसे एरिया है जहां पे ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है अकाउंटेंट के पास फॉलो करने के लिए। और फिर फर्दर जाके अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या आईसीआई कैसे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कराती है। अभी हमने बात किया था फिर थोड़ी देर पहले कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एंटिटीज पे भी लग सकता है और नॉन कॉर्पोरेट पे। नॉन कॉर्पोरेट यानी जो कंपनी नहीं है, और कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है। तो अभी मैंने बात की कंपनी के केस में, यानी कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में जो इशू करता है वो कौन होता है? इशू करता है एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अभी हमने बात किया कि एमसीए क्या है, हर चीज जो कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा वो किसके थ्रू, वाया मीडिया किसका होगा, यानी किसके थ्रू होके जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कंसल्टेशन किसका लिया जाएगा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी नफरा का। तो नफरा रिकमेंड दोज स्टैंडर्ड्स टू द एमसीए। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे कौन इशू कर देगा? इशूड बाय आईसीआई। अब पूरा मसला आप समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी, चाहे वो कंपनी पे लगता हो चाहे नॉन कंपनी पे लगता है, बनाएगा कौन? बनाएगा आईसीएआई का एएसबी यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बनाने वाला वही है, कौन? आईसीएआई का एक विंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बनाएगा यही। लेकिन कंपनी के केस में इशू कौन करेगा? एमसीए, इन कंसल्टेशन विद किसका? एनएफआरए। यानी यही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो नफरा जो है वो रिकमेंड कर देगा किसको? आईएमसीए को कि आप कंपनीज पे लगवा दो। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? एमसीए हैज टू स्पेल आउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इन इंडिया। यानी फाइनली जो नफरा रिकमेंड करेगा और फाइनली एमसीए उसको स्पेल आउट करेगा कि अनाउंस करेगा कि कंपनीज पे एप्लीकेबल हो। राइट। चलिए, तो इंडिया में अभी तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कितने हैं इन टोटलिटी? अगर आप नंबर वाइज काउंट करो तो ये कितने हैं? नंबर वाइज अगर आप काउंट करो तो ये है हमारे टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन बीच में जो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको विथड्रॉ कर लिया गया। विथड्रॉ करने का मतलब या तो कहीं और मर्ज कर दिया गया है किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, या वो डिलीट हो चुका है। राइट। चलिए तो देखते हैं आगे। तो कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, उसमें क्या बोल रहा है? विथड्रॉन मर्ज्ड विद AS7, सॉरी AS10। तो AS6 को किसके साथ मर्ज कर दिया गया? AS10 में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे इसीलिए दोनों को मर्ज कर दिया गया। उसके अलावा क्या हुआ है? AS8 को मर्ज कर दिया गया किसके साथ? 26 के साथ। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 29 में दो मर्ज हो गए, यानी अभी के डेट में टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं जो इन फंक्शन है, जो कि इन ऑपरेशन है, वो कितने हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। राइट। चलिए, अब थोड़ा सा इससे अब ऊपर उठते हैं। अब आज का जो दौर चल रहा है वो ग्लोबलाइज्ड। अब कोई बॉर्डर नहीं है, हर जगह ट्रेड होता है। हर जगह ट्रेड होगा तो हर जगह का अकाउंटिंग भी सिमिलर होना बनता है। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाना वर्ल्ड लेवल पे अकाउंटिंग में, इसके लिए फिर क्या हुआ? कुछ ग्लोबल काम होगा, यानी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनेंगे। तो ग्लोबली क्या लिखा है? ग्लोबली फॉर अचीविंग स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हर देश एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। तो so as globally for achieving standardization, countries use framework under International Financial Reporting Standard (IFRS). However, countries may apply their respective gaps and related conceptual framework. For example, in India, companies are required to use accounting standard or Indian accounting standard frameworks as applicable. यानी कि
ग्लोबली स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अभी हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं IFRS। IFRS बनाया गया। अब ऑप्शन मिला कि अगर कंट्री चाहे तो यही IFRS अपना फॉलो कर ले या इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके करे। तो इंडिया ने जो इस चीज को एडॉप्ट किया, उसने अपना ही बनाया, इसको बेस बना के अभी हम थोड़ी देर बाद ये बात डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड क्या बनाया गया? सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। इसका काम क्या होगा? फिर वही स्टैंडर्डाइजेशन बनाना वर्ल्ड लेवल पे। ऑब्जेक्टिव टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश। क्या ऑब्जेक्टिव? टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश in the public interest accounting standard to be observed in the presentation of financial statement and also their worldwide acceptance। यानी ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जो कि यूज किया जाए प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट हो। टू वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। चलिए, तो ओवरऑल बात कर रहा है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जाए, हार्मोनाइजेशन मेंटेन किया जाए, इस पे ये काम करेंगे। तो सबसे हाँ, अब इंडिया भी इसका मेंबर है। जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग को हार्मोनाइज करने के लिए जो बोर्ड बना, उसका मेंबर इंडिया भी बना। और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड एंड ICAI हैज अंडरटेकन टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। राइट। तो आपको अभी मैंने बात किया कि इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है वो अल्टीमेटली बनाता कौन है? ICAI का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। राइट। तो अब देखो हुआ क्या, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। तो जो पहले बोर्ड का नाम था, जो बोर्ड है ये, उसका पहले नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, नाम था IASC। ध्यान से सुनना, पहले उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। उसने क्या दिया? IAS दिया। IAS कहने का मतलब क्या है? IAS का मतलब ये है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया उसने। किसने? जो पहला था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने दिया IAS, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का नाम बाद में क्या हो गया? इनको चेंज करके बना दिया गया, नाउ नॉन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। और ये IASB क्या इशू करता है? IFRS। जो ऊपर से हम IFRS करते हुए आ रहे हैं, अल्टीमेटली इशू कौन करता है? उसको इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। राइट। अच्छा, तो जब ये यहां से यहां आया, यानी पहले जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, तो जो भी IAS था उसको इन्होंने ऑटोमेट जो IAS था उसको भी अडॉप्ट कर लिया IASB ने। और आगे उसने जो अपना स्टैंडर्ड बनाया उसका कोडिंग नाम दिया IFRS। ठीक है। और ये जो ऑलरेडी IAS जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने IAS इशू किया था उसको भी अडॉप्ट कर लिया। समझ गया? चलिए, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेम ही है। पहले नाम वो था और बाद में नाम ये है, ऐसा आप समझ लो। अच्छा, कंप्राइजेस द प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज। अब ये जो भी है, चाहे वो आप बोलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या आप बोलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके अंदर कौन है? इसके अंदर ओवर 75 यानी 75 या उससे ज्यादा कंट्रीज के प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया के तरफ से कौन गया? इंडिया के तरफ से उसका मेंबर कौन है? इंक्लूडिंग ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अब बताओ IFRS कौन बनाता है? IFRS बनाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। IFRS क्या है? अभी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हार्मोनाइजेशन लाने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना उसी को तो IFRS कहते हैं। तो इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या है ये, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया किसने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और आईएफआरएस से पहले जो इशू होता था उसको क्या नाम देते थे, उसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसको कौन इशू करता था, जो उसका पहले नाम था क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने, राइट। चलिए अब देखो अब क्या हुआ कि जो भी ये इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने ना, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया, इसको ऑप्शन दिया, जो भी उसके 75 मेंबरान कंट्रीज थे उनको ऑप्शन दिया कि आप सीधे सीधे जो हमने आईएफआरएस आईएएस बनाया ना सीधे अडॉप्ट कर लो, और या दूसरा ऑप्शन दिया कि उसको आप बेस बना लो और थोड़ा सा प्लस माइनस करके अपना अपना खुद का स्टैंडर्ड बना। तो इंडिया ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया, क्या कि उनको बेस बना के अपना स्टैंडर्ड बनाया, उसको क्या कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला, एनी कंट्री कैन बिकम आईएफआरएस कंप्लायंट आइदर बाय अडॉप्शन प्रोसेस और कन्वर्जेंस प्रोसेस। अडॉप्शन कहने का मतलब कि सीधे सीधे उसी को अडॉप्ट करा ली। तो adoption would mean that the country sets a specific timetable when the specific entities would be required to use IFRS as issued by IASB। यानी जो IASB ने IFRS इशू किया है वो सेम हूबहू कंट्री अपने देश में एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक एंटिटीज पे लगवा सकती है, इंपोज करा सकती है, ठीक है। तो एडॉप्शन में क्या हो कि एडॉप्शन वुड मीन दैट द कंट्री सेट्स अ स्पेसिफिक टाइम टेबल व्हेन द स्पेसिफिक एंटिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज आईएफआरएस इशूड बाय आईएएसबी। ऑन द कंट्री जो इंडिया ने फॉलो किया कन्वर्जेंस वाला मेथड, उसमें क्या हुआ, कन्वर्जेंस मींस दैट द कंट्री विल डेवलप करेगी खुद का क्या, हाई क्वालिटी कंपैटिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर वुड बी अलाइनमेंट, यानी बेस क्या होगा, अलाइनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट standard setter with a certain rate of compromise by adopting the requirement of the standards either fully or partially। यानी कि उसको बेस लेके उसमें प्लस माइनस किया जाएगा। तो इसी प्लस, तो जो आईएफआरएस है, आईएफआरएस को बेस लेके जो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड बनाया उसका इंडिया ने नाम क्या दिया, ये आप ध्यान रखना, इंड एएस। क्या लिखा है ये, आईएनडी इंड और एएस। इंड का मतलब इंडिया, एएस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कन्वर्जेंस के थ्रू जो इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, अच्छा इंडिया ने बनाया दैट मींस किसने बनाया होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो वो बोर्ड था, क्या नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया, क्या इशू किया, इंड एएस इशू किया, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यही कन्वर्ज कर रहा था किससे, आईएफआरएस से, जिसका पहले क्या नाम हुआ करता था, आईएएस, राइट। ये पूरा फ्लो आप समझ लेना। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ऑलमोस्ट सिमिलर, क्या है वो, सिमिलर है किससे, आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईएफआरएस बट विद फ्यू कार्व आउट सो एज टू मेक देम सुटेबल फॉर इंडियन इन्वायरमेंट। तो इंडिया ने ये ऑप्शन इसलिए चूज किया ताकि कि उसको बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन जो इंडिया का इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, उस पर फिट बैठे, उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया। तो इंडियन accounting standards are almost similar to IFRS but with a few carve out so as to make them suitable for Indian environment। carve out, carve का मतलब कि कुछ टुकड़ा उसका आउट कर दिया हमने, ठीक है। यानी IFRS का कोई ऐसा कंटेंट है जो कि इंडियन इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठता तो उसको बाहर निकाल दिया, उसको कार्व आउट। और कुछ ऐसा चीज जो इंडियन इन्वायरमेंट में जरूरत था उसको इन कर दिया तो उसको कार्व इन बोलेंगे, राइट। अभी देखते हैं कार्व आउट और कार्व इन क्या है। तो कार्व आउट क्या है, द डिफरेंस इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द डिफरेंस इन द अकाउंटिंग, द डिफरेंस इन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस स्टेटेड इन आईएफआरएस। यानी जो आईएफआरएस में है लेकिन इंडियन इंड एएस में नहीं लिया गया, वो हो गया कार्व आउट। और कार्व इन क्या हो गया, एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस। यानी जो चीज आईएफआरएस में नहीं दिया लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस में लिया गया उसको बोला गया कार्व इन, राइट।
तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको याद कर लेना, जैसे आईएफआरएस क्या है, ये पूरा फ्लो समझ लेना आप, ठीक है। आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, आईएएस का फुल फॉर्म क्या क्या हो गया, ठीक है, एएसबी का फुल फॉर्म, आईसीआई का फुल फॉर्म, ये सब पता होना चाहिए। कौन इशू करता है, कॉर्पोरेट के केस में एमसीए आता है, नफरा आता है, एनएफआरएस, सबका फुल फॉर्म याद कर लेना। अब मैंने क्या बताया कि जो भी इशू करता है, या जो भी इशू करता है, जो फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसने अपना एक बॉडी बनाया है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय एएसबी। तो एएसबी के बारे में पढ़ते हैं। दी एएसबी कंसीडर्स दी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस, जो पुराना नाम था, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, जो अभी नाम चलता है, while framing accounting standard in India and try to integrate them in light of applicable laws, custom uses and business environment in the country। यानी अल्टीमेटली एएसबी है जो है वो बेस लेगा आईएएस और आईएफआरएस का इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन इन्वायरमेंट जो एप्लीकेबल लॉ है, कस्टम है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, उस बेसिस पे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करेगा जो कि इंडिया में लागू हो। अब मैंने बताया कि जो कन्वर्ज करके स्टैंडर्ड बनाया गया, उस जो आईएफआरएस और आईएएस को कन्वर्ज करके इंडिया में जो स्टैंडर्ड बनाया गया उसका नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस। तो इंड एएस आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड, यानी इंड एएस क्या है, कन्वर्ज्ड है, किसका कन्वर्जेंस है, आईएफआरएस का। तो इंड एएस आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under supervision and control of ASB of ICI and consultation of NAFRA। यानी देखो, कोई भी काम जो इंडिया में हो रहा है एट इंडिया लेवल, वो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रहा है ना। अब उसमें आप नाम जोड़ दो कि कौन कौन असिस्ट किया था, फिर एमसीए का नाम आ जाएगा, नफरा का नाम आ जाएगा, आईसीआई का नाम आ जाएगा, फिर एएसबी ने बनाया, आईसीआई का एक विंग एएसबी ने बनाया तो उसका भी नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नफरा रिकमेंड दिस स्टैंडर्ड किसको, एमसीए को, एंड एमसीए हैज टू स्पेल आउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द कंपनी। अब इंड एस इन जनरली ये कंपनीज पे लगता है, तो नफरा रिकमेंड कर दी कि किसको, एमसीए को आप कंपनीज पे अप्लाई करा दो। तो अभी आज के डेट में जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये किन कंपनीज पे लगता है, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि आईएफआरएस को कन्वर्ट करके बनाया गया, वो किन कंपनीज पे लगता है। तो वो कंपनी जो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, उस पे लगेगा। वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, उन पे लगेगा। लेकिन इन दोनों कंपनी में वो कंपनीज नहीं होंगी, कौन कौन सी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। यानी कोई बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी अगर वो लिस्टेड है या नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा, फिर भी अभी तक उस पर एप्लीकेबल नहीं किया गया है, राइट। अच्छा, और अगर इन कंपनीज के अलावा कोई भी कंपनी अगर अपने मन से चाहती है कि हम इंड एस फॉलो करें, तो वो कर ले, ठीक है। यानी इंड एस ना पहले जो फॉलो होता था, जो कि अभी भी कंटिन्यू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने ऊपर देखा 27 और 29 वाला, वो अभी भी फॉलो किया जाता है। और एक एडवांस वर्जन आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से, जो ज्यादा लॉजिकल है, जो फेयर वैल्यू को प्राथमिकता देता है। तो गवर्नमेंट ने पहले तो बोला कि इन कंपनी, अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उन पे लागू होगा। और ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, उस पे लग गया। लेकिन इनमें बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी नहीं होंगी। अच्छा, लेकिन अगर कोई कंपनी अपने स्वेच्छा से चाहती है कि हम इंडिया में आना चाहते हैं, तो वॉलेंट्री वो ऑप्ट कर सकती है, राइट। चलिए, अब एक कंपनी अगर ऑप्ट कर लेती है या उस पर एप्लीकेबल है, या तो वो वॉलेंट्रीली ऑप्ट कर रही है या इन कंडीशन में उसको ऑप्ट करना पड़ रहा है, तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर कंपनी पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बस आप सुन लो। होल्डिंग का मतलब होता है पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं या पेरेंट कंपनी बोल सकते हैं। पेरेंट कंपनी यानी कि
और उसके नीचे कौन आता है, सब्सिडरी कंपनी। यानी कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक होल्ड करती है तो वो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी हो जाती है। यानी अगर ये होल्डिंग कंपनी जो है, अगर इसने सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो ये होल्डिंग हो जाती है और ये सब्सिडरी हो जाती है। समझ गए बात आप? राइट। अच्छा, अगर ये कंपनी किसी और कंपनी में 20% या उससे ज्यादा, एसोसिएट कंपनी 20% से ज्यादा अगर शेयर होल्ड करती है और यहाँ पे है 50%, तो वो एसोसिएट कंपनी बोली जाती है। और एक और चीज होता है जिसको जेवी बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों मिलके पार्टनरशिप टाइप में अगर काम कर रही है तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। राइट। पार्टनरशिप होता नहीं है बस ऐसे ही, पार्टनरशिप फॉर्मली होता नहीं है लेकिन मिलजुल के काम करना है, ऐसा समझो आप। ये सब अभी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, ऊपर ऊपर मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। राइट। तो अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है और उस, या तो शेयर मार्केट में लिस्ट है, उसका फिर नेटवर्थ नहीं चेक करना है, और या तो उसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उनपे तो लगेगा ही लगेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वैसी कंपनी और उन कंपनीज के होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर पे भी लग जाएगा। और अगर कोई अपने वॉलेंटरली चाहता है तो उस पर भी लग जाएगा। राइट। अब वॉलेंटरीली वाले केस में भी उसके होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट लगेगा तो सभी पे लगाना पड़ेगा। राइट। चलिए, तो हियर इज द कंप्लीट लिस्ट। यहाँ पे क्या दिया, कंप्लीट लिस्ट ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अभी तक कितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं जो कि एमसीए ने नोटिफाई किया है, और वो कन्वर्ज्ड है। किससे कन्वर्ज्ड है वो, आईएफआरएस से। ठीक है। चलिए, तो ये है 1 2 3 4 7 8 9 10, मतलब 9 10 नहीं है, मतलब ये लिस्ट है। राइट। ये सब आपको बिल्कुल याद कुछ नहीं करना ये सब। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप समझ लो कि यहां से अगर आप ध्यान देखो ना, तो यहाँ के बाद जो है वो सारा 101 पे चला गया है। यानी अब कोई भी नया जैसे ही आता है ना, नया कोई इंड एस आएगा तो वो, अभी लास्ट वाला क्या है 116, अभी 117 भी आ गया है लेकिन इंडिया में अभी एप्लीकेबल नहीं कराया गया है। तो अब वो यहां से बढ़ता है, ये ना कि 41 फिक्स हो गया, 41 के बाद 101 आ गया। वो क्यों आया है, वो आईएएस वाले के केस में, पहले नाम क्या था आईएएस, उसकी वजह से वो 41 था। और फिर जब से आईएफआरएस वाला सारा इधर से कवर हुआ, ऐसा आप सोचो। राइट। चलिए, इतना डिटेल में आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो हमने पूरा डिटेल में ये चैप्टर किया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये लिमिट देख लो, ये लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में भी ये आ सकता है कि इंड एस किस पे एप्लीकेबल है। तो पहले तो लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट है उसमें बाकी कुछ नहीं सोचना। फिर सेकेंड नंबर पे कौन सी कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है उन पे। ठीक है। और फिर अगर कोई कंपनी वॉलेटरली खुद से चाहती है तो उस पर भी वो भी अप्लाई करा सकती है अपने आप में। ठीक। अब ये तीनों कंपनीज की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों कंपनी जो है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज और 250 करोड़ लिमिट, उसमें हम बैंकिंग और इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं कराएंगे, अभी अप्लाई नहीं हुआ। ये चीज आप ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन आप देख लेना कि आईएफआरएस क्या होता है, फिर इंड एस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सब याद कर लेना आप लोगों ने। ठीक है। फिर इशू कौन करता है, एमसीए हो गया, नफरा हो गया। इशू करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक बॉडी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो फॉर्मुलेट करता है। राइट। चलिए, तो ये पूरा आपका लिस्ट हुआ। तो काफी डिटेल हमने पढ़ाई किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इतना मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा आपके लिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप बेस देख लेना कितना आपको इसमें याद करना है, समझ पूरा लेना, मैं फिर से आपको यही बोलूंगा। राइट। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।